तो माइक्रोप्लास्टिक का जो साइज होता है लेस देन 5 mm तक होता है, 5 मिलीमीटर से कम होता है। तो लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ मरीन डेबरी कहाँ से होता है? एशिया से। और चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, इंडिया 12th नंबर पे आता है मरीन डेबरी क्रिएट करने में। इन जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्ट जिसका साइज 1 mm से कम है। तो 5 mm से कम है तो माइक्रोप्लास्टिक, 1 mm से कम है तो माइक्रोबीड्स। तो जो ये माइक्रोबीड्स है ज़्यादा ज़्यादा हार्मफुल है बिकॉज 100 पर्सनल केयर प्रोडक्ट में मिलता है। एंड फिर कहता है उससे पानी भी चला जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट से ये हटता नहीं है माइक्रोबीड। तो क्या होता है, ये जो माइक्रोबीड है फूड बन जाता है किसका? फिश का। फिर फिश का और जो भी एनिमल्स होते हैं पानी में, तो फिर क्या होता है, ये एंटर कर जाता है, इसे ह्यूमन खाते हैं, एंटर कर जाता है फूड चेन में, ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है फिर। तो माइक्रोबीट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बिकॉज ये रिच होते हैं इन द बिस्फेनॉल ए। तो इन पैराबिन समटाइम्स इवन इन ट्रैक्लोसन, पैराबिन इन ट्रैक्लोसन। तो क्या है, केमिकल रेजिन एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, यूज होता है एज ए इपॉक्सी रेजिन। तो इसलिए पानी BPA फ्री होना चाहिए। तो ये क्या अफेक्ट करता है, बायोसफिनॉल पैराबीन्स, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन को डेवलप करता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती है, ब्रेन फंक्शन प्रॉब्लम होता है। एंड अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर से डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों का डेवलपमेंट हैम्पर करता है ये बिसफेनॉल ए। तो पैराबेन्स कहाँ होते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स में ब्यूटी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। एंड ये क्योंकि बैक्टीरिया एंड फंगस की ग्रोथ को कम कर देते हैं ये पैराबेन्स। तो ये डिस्टर्ब कर देता है हार्मफुल फंक्शन बिकॉज ये मिमिक करता है किसको? ऑस्ट्रोजन को, ऑस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करता है, इसलिए डिस्टर्ब कर देता है हार्मोन फंक्शन पैराबेन्स। तो ये ट्यूमर्स हो सकता है, या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू को अफेक्ट कर सकता है। तो ट्रिक्लोसन एंटी बैक्टीरियल होता है, जैसे लाइफबॉय हो गया, जो भी एंटी बैक्टीरियल बोले वहाँ पे यूज होता है ट्रिक्लोसन। तो ट्रिक्लोसन सोप में यूज होता है, तो कई कंट्री ने बैन कर दिया है। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंक्शन, जैसे टूथपेस्ट में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में सोप है, जैसे लाइफबॉय, इन सब में यूज होता है, जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगस बोलते हैं। तो ये एंडोक्राइन को डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोनल इम्बेलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेशन करता है, एंड बायो एक्यूमुलेशन होता है, कॉन्सर कैन कॉज कैंसर, हो सकता है कॉन्सर कैंसर कॉज करता है, इसलिए कई कंट्री ने बैन कर दिया है। और द ट्रिक्लोसन इज एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर। तो जो माइक्रोप्लास्टिक क्या करिए, ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक या डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है, और इससे करते हैं स्टारवेशन और इम्यूनिटी कम कर देते हैं। तो आपकी बॉडी में जाएंगे, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, तो इस तरीके से डिस्टारवेशन हो जाता है। तो ये इंटेंगलमेंट कॉज करते हैं माइक्रोवेव माइक्रोप्लास्टिक, एंड कॉज द डेथ ऑफ द मरीन, बिकॉज मरीन जो लाइफ होती है उसका। तो नीदरलैंड फर्स्ट कंट्री जिसने माइक्रोप्लास्टिक बैन किया है। इंडिया 1 जनवरी 2020 से बैन करने की सोच रहा है। और पलाऊ जो कंट्री है, तो पलाऊ फर्स्ट कंट्री है जिसने सनस्क्रीन बनी, तो इट्स द फर्स्ट कंट्री टू बैन द सनस्क्रीन। पलाऊ इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायनियर स्पीसीज पहले रॉक्स होंगे, तो पहले के फिर हब्स ग्रोन श्रब एंड हर्ब्स ग्रो होने लगेंगे, तो इनके रूट्स निकलेंगे तो और ब्रेक करेंगे रॉक्स को, और इस तरीके से क्या होगा, और ये जब डेड हो गए या गिर जाएंगी पत्तियाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमस आएगा, तो फिर छोटे मोटे ट्री आने लगेंगे, और ये जो इसके इनके रॉक्स होंगे फर्दर ब्रेक करेंगे जो सॉइल है उसको, तो फिर क्लाइमेक्स आ जाएगी, सबसे बड़े बड़े पेड़ आने लगेंगे। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई है, पायनियर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो बीच वाली कम्युनिटी होती है उन्हें बोलते हैं सेरल कम्युनिटी। तो पायनियर से सेरल, सेरल से क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। तो प्राइमरी सक्सेशन ऑटोजेनिक होता है कि सब कुछ अपने आ जाए, मेनली ऑटोजेनिक होता है। एंड सेकेंडरी सक्सेशन एलोजेनिक होता है कि मतलब ऑलरेडी कुछ प्लांट्स हो, उसको क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन हो जाए, तो डिफोरेस्टेशन हो जाए या आग लग जाए, फायर लग जाए, तो उसके बाद फिर सक्सेशन होगा। तो पहले ऑलरेडी लाइफ थी, तो ये होगा सेकेंडरी और एलोजेनिक। एलोजेनिक देखो, ऑटोजेनिक होता है जब जो कम्युनिटी है खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने रिप्लेसमेंट के लिए। सेकेंड, तो जैसे यहाँ पे ऑटोजेनिक हो रहा है, यहाँ पे पेड़ अपने आप ही क्या कर रहा है, और ज़्यादा सॉइल फर्टाइल कर रहा है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा बड़े क्लाइमेक्स कम्युनिटी के साथ। ये हो गया ऑटोजेनिक। एलोजेनिक क्या होता है कि सपोज आग लग गई यहाँ पे, ये पेड़ वेड़ जल गए, फिर नई कम्युनिटी आ गई, तो ये और एलोजेनिक। तो बाहर का फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी। जैसे क्वेश्चन आता है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि सपोज वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया, सपोज ब्राज़ील के जंगलों में डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन के बाद फिर वहाँ पे पेड़ नहीं उगेंगे दोबारा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, क्योंकि इंटेंस रेन होती है, तो रेन क्या होता है, टॉप सॉइल को ले जाता है बह के, तो जब सॉइल चला जाएगा तो अच्छे से पेड़ नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो इसलिए ट्रॉपिकल एरियाज में सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा नहीं होता।
तो जो मेजर ऑफ डायनेमिज्म होता है इन द बायोटेक जो कम्युनिटी होती है, तो डायनेमिज्म होता है उससे क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है उस कम्युनिटी का बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड नेचुरल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है फ्रॉम द पायनियर कम्युनिटी टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सो बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, मतलब फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमेक्स, तो कभी भी उल्टा नहीं जाएगा, तो ये हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। जो फर्स्ट प्लान ग्रो होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। तो ये ऑक्युपाई करते हैं बेयर रॉक, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगस, मॉस, लाइकन, टुंड्रा। टुंड्रा रीजन में होता है रोडोडेंड्रॉन और वीड्स, वीड्स को उग जाती है, जैसा पाइनियर कम्युनिटी है बैक्टीरिया। सो पाइनियर बैक्टीरिया, फंगस, लाइकन्स, मॉस, वीड्स, और टुंड्रा रीजन में उसे बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन। तो पाइनियर स्पीसीज को रिप्लेस करते हैं श्रब, ग्रासेस, हर्ब्स, और एक सीरीज में होती है, इसलिए इनको सीरल स्पीसीज बोलते हैं। फिर वो बीच वाली स्पीसीज होती है उनको बोलते हैं सीरल स्पीसीज। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी के जब पहुंचते हैं, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट बेस टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाता है, तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर आते हैं, और इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है फूड वेब की वो बढ़ती है, और ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल निशे। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल निशे ज़्यादा होता है, तो इकोलॉजिकल निशे काफ़ी नैरो होती है, तो उसमें हर चीज़ का रोल डिफाइन होता है, पेड़ क्या करेगा, जानवर क्या करेंगे, तो इसलिए इकोलॉजिकल निशे काफ़ी नैरो और काफ़ी वेल डिफाइंड स्पेशलाइज्ड होती है। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है स्टेबल, मैच्योर, मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो क्या होता है कि जब ग्रो करते हैं बेयर रॉक पे, डेल्टा एशरीन्स में या वॉल्केनिक आइलैंड में, ठीक है, सॉइल नहीं, अगर इन सब पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सबसेशन। डेल्टा एशरी हो सकते हैं, बेयर रॉक्स हो सकते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड हो सकते हैं जहाँ पे कोई पहले लाइफ नहीं थी, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन होता है बाय द पार्शियल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेरल एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसके बाद जब ग्रो होती है कम्युनिटी से बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा विच इज फास्टर, तो प्राइमरी सक्सेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रॉक को तोड़ने में, सॉइल फॉर्मेशन में। सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, ऑलरेडी सॉइल बन रखा है पहले का। तो एलोजेनिक सक्सेशन देखिए, ऑटोजेनिक सक्सेशन इज बायोटिक, एलोजेनिक सक्सेशन इज एबायोटिक। एंथ्रोपोजेनिक, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग कार्बन फर्टिलाइजर कॉजिंग फास्टर ग्रोथ एंड सक्सेशन, तो उससे दोनों ही करेक्ट है। ऑटोजेनिक सक्सेशन बायोटिक होती है, कम्युनिटी को भी रिस्पॉन्सिबल होती है। एलोजेनिक सक्सेशन बाहर से होती है वो एबायोटिक होती है, फॉर एग्जाम्पल फायर हो गया, ड्रॉट हो गया। तो क्या हो रहा है, कार्बन ग्रोथ हो रही है, तो इसकी वजह से ग्रोथ एंड सक्सेशन ज़्यादा रेट में हो रहा है। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, तो प्लांट है ज़्यादा कार्बन ले रहे हैं, इसे बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। सो ग्रोथ ऑफ द प्लांट ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रोथ ऑफ द प्लांट हो रही है, इसको बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सवाना और ग्रास लैंड में सक्सेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, फायर लिमिट, क्यों, वाटर एंड फायर लिमिट, फायर बहुत ज़्यादा होती है, पानी नहीं है यहाँ पे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की बात करें, तो जो फॉरेस्ट है वो दोबारा रीग्रो नहीं होते क्योंकि जो सॉइल होती है टॉप सॉइल वो क्या होती है, रोड हो जाती है पानी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे सॉइल क्या होती है, डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ द इंटेंस लीचिंग। टुंड्रा रीजन में जो वेजिटेशन कंसिडर मॉस लाइकेन एंड रोडोडेंड्रॉन, मॉस लाइकेन एंड रोडोडेंड्रॉन। तो टुंड्रा रीजन में मॉस लाइकेन्स एंड रोडोडेंड्रॉन्स भी हैं, क्यों, क्योंकि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन होती है, इन सब कंडीशन ये जो पाइनियर स्पीसीज है वही सर्वाइव कर सकती है। तो ना सरल कम्युनिटी आती है ना क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन टुंड्रा रीजन। तो जो हिमालयस होते हैं वहाँ पे सक्सेशन कैसे होता है, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे सक्सेशन होता है ट्रॉपिकल टू टेम्परेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू एज द क्लाइमेट चेंजेस सक्सेशन होता है ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। वेस्टर्न घाट्स में जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ऐसे सक्सेशन होता है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। तो इंडिया ह्यूमन क्या कह रहा है, सेकंड सक्सेशन को रोक रहा है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा के, बायोडाइवर्सिटी कम करके, एंड एलियन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करके। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पाइन वेटल इक्विप्लेटस, पाइन वेटल इक्विप्लेटस इन शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, शोला फॉरेस्ट।
तो शोला फॉरेस्ट में क्या किया है, जो फायर्स के इंस्टेंसेस है बढ़ गए हैं, और ये कैनोपी फायर है, ग्राउंड फायर नहीं, कैनोपी, तो कैनोपी है पेड़ों की, वहां पे ऊपर आग लग रही है। तो जब इनकी जो ट्रीज की जो लीव्स है वो रगड़ती है तो वो फायर कैच कर दिवाती थी, फायर हो जाता है। तो पिरामिड जो होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, और पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी हमने देखा था हमेशा कम होती जाती है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहती है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोजीशन इन द फूड चेन, कि आप प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शियरी कंज्यूमर हो, क्वार्टरली कंज्यूमर हो, तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, पोजीशन इन द फूड चेन। तो फूड चेन में कभी मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज दिखाते हैं, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज मतलब इंसान इंसान को खाने लगे, कैनिबलिज्म, तो वो सब नहीं दिखाते। हमें फूड चेन में हमेशा अपोजिट स्पीसीज के मेंबर दिखाते हैं, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि चील अगर सांप को खा रहा है तो सांप चील को खाएगा, तो चील ही हमेशा सांप को खाएगा, और घास ही हमें हिरन ही हमेशा घास को खाएगा, हिरन घास को नहीं खाएगी, तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज शोन इन द हेल्प ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो फूड चेन इन्फाइनेटली एक्सीड नहीं हो सकती है, बिकॉज हमें पता है सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जाती है, इसलिए एक लिमिट होती है। तो फूड चेन इन्फाइनेटली नहीं, सिर्फ 4-5 ट्रॉफिक लेवल की होती है फूड चेन, बस एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। तो वी हैव टू टाइप ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रीवर्स फूड चेन। तो डेट्रीवर्स से स्टार्ट होती है, एंड ये स्टार्ट होती है ग्रेजिंग एनिमल से। तो दो टाइप के होते हैं, ग्रेजिंग लैंड एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एक ग्रासलैंड एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ग्रेजिंग फूड चेन दो टाइप की, ग्रासलैंड एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में या इकोसिस्टम फूड चेन में 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल है, यहाँ पे 6 से 7 अवेलेबल है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में 6 से 7 ट्रॉफिक लेवल। एक्वेटिक फूड चेन ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है बिकॉज ये ज़्यादा देर तक चलती है, लाइक 6 से 7 तक चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है, जैसे यहाँ पे 10% ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे दूसरे लेवल में 15% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसलिए एक्वेटिक जो फूड चेन है ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज यहाँ पे 15% ट्रांसफर होती है, यहाँ पे 10%। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 10% ट्रांसफर होती है, यहाँ पे 15%, तभी ये ज़्यादा लंबी चेन होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन 4-5 लेवल तक है, एंड ये 6-7 लेवल तक है एक्वेटिक फूड चेन, क्योंकि हमें 15% एनर्जी ट्रांसफर होगी, ज़्यादा सस्टेन कर पाएगी, लंबी फूड चेन है। एंड यहाँ पे कम एफिशिएंट है, यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो जब ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट होता है डेड एंड डिकम्पोज ऑफ फूड चेन से, तो बोलते हैं डेट्रियस फूड चेन। जब डेड एंड डिकम्पोज से स्टार्ट होता है फूड चेन, तो बोलते हैं डेट्रियस फूड चेन। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करती है डेट्रियस फूड चेन में, कुछ भी मरे कुछ भी खत्म हो डेट्रियस फूड चेन में जाता है। हिंदुइज्म को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, सबको गाड़ देते हैं या कैरकस को डाल देते हैं, वल्चर को डाल देते हैं, वल्चर भी पार्ट है डेट्रियस फूड चेन के लिए। से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होती है डेट्रियस फूड चेन से, डेट्रिटस फूड चेन से, तो बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस। तो डेट्रियस फूड चेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंक्रीज करता है फर्टिलिटी ऑफ फूड्स, जो सॉइल होते हैं फर्टिलिटी बढ़ा देता है। डेट्रियस फूड चेन इंपॉर्टेंट है, वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ा देता है ह्यूमस को डिकम्पोज करके। इन द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है डेट्रियस फूड चेन। तो ये फूड वेब होता है, क्योंकि ऐसे नहीं ग्रास को ग्रास ऑपर खाए, कैटल भी खा सकता है, कैटल को मैन खा सकता है, मैन को टाइगर खा सकता है, और कैटल को वॉल भी खा सकता है, वॉल को टाइगर खा सकता है। तो इस तरीके से ये होता है, कैटल को टाइगर भी खा सकता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड वेब। तो मल्टीपल लिंक फूड चेन जो प्रोवाइड करती है मोर देन वन अल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं फूड वेब। तो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स बताता है पिरामिड ऑफ नंबर, तब से बता नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। देखो एक्विटी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज अपराइट होगा, बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत सारे होते हैं, तो हमेशा वो नीचे रहेंगे। तो एक्विटी इकोसिस्टम में ऑलवेज अपराइट। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होगा, ग्रास ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइमरी प्रोड्यूसर, ज़्यादा है कंपेयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोड्यूसर, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट रहेगा। नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर ट्री होंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्री इकोसिस्टम, तो ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है इन्वर्टेड बनता है, बिकॉज एक ट्री में इतनी सारे बर्ड्स हैं, इतना सब कुछ है, तो ये क्या है इन्वर्टेड बनता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ ट्री इकोसिस्टम but not in the case of forest ecosystem. So single tree is supporting a lot of animals, so this is an example of inverted pyramid. So
ट्री इकोसिस्टम के केस में पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो एक ही ट्री के ऊपर इतने सारे एनिमल्स हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, इन्वर्टेड। एक ट्री में मंकी मिल जाएंगे, तो सारे कुछ मिल जाएंगे, तो ये दिस इज अ ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड रहता है। बाकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपराइट होता है। या तो ये होता है कि ट्री हो सकते हैं पैरासाइट एंड हैव पैरासाइट, और स्पेंडल शेप में भी हो सकता है ट्री इकोसिस्टम। द ट्री फिर हेर्बिवोर्स फिर कार्निवोर्स, हेर्बिवोर्स ज़्यादा होंगे, ट्री एक ही होगा, ट्री के ऊपर हेर्बिवोर्स ज़्यादा फिर कार्निवोर्स कम हो गए। ये स्पिंडल शेप में भी हो सकता है ट्री इकोसिस्टम या इन्वर्टेड शेप। और बायोमास के केस में देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होता है, बिकॉज जो सपोज पेड़ ही का मान लो टेरेस्ट इवन ट्री इकोसिस्टम में अपराइट होगा, बिकॉज एक ट्री का वजन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका मास भी ट्री का सबसे ज़्यादा होगा, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट होता है। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का वजन कितना कम है, फाइटोप्लैंक्टन का देखें तो वजन कितना कम है, और सबसे ज़्यादा फिशेज जो शार्क है इनका वजन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए शार्क चाहे नंबर में कम लेकिन वजन ज़्यादा है, इसलिए बायोमास क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट होता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास को कैलकुलेट करने हम ड्राई वेट लेते हैं। तो बायोमास क्या होता है, वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया और गिवन वॉल्यूम। वेट ऑफ अ बायोमास, वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिवन एरिया गिवन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं बायोमास। इसमें हम ड्राई वेट लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपराइट होगा, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स होता है फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जैसे स्मॉल होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर टू शार्क लेके कैसे क्या होता है, वेट बढ़ता जाता है क्योंकि इनका वजन बहुत कम होता है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है। लैंड इकोसिस्टम इट इज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अकॉर्डिंग टू मतलब ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी में मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ एनर्जी 10% ट्रांसफर हो सकती है हर एक लेवल पे। तो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म एंड लोकोमोशन, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इसलिए हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, अपराइट होगा। हमेशा यहाँ पे 100% एनर्जी, तो यहाँ पे 0.1% होगी, तो एनर्जी इस तरीके से क्या होती है, कम होती रहती है इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल अपराइट होगा। जो प्लांट्स सन के सिर्फ 2% फोटो एक्टिवली एक्टिव रेडिएशन यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स। 2% ऑफ फोटो एक्टिव रेडिएशन मीन्स विजिबल लाइट, 2% ऑफ विजिबल लाइट यूज करते हैं प्लांट्स सन से। दिस इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। विजिबल लाइट में होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, सो 2% यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लो है, तो फिर ऑर्गेनिज्म जो हायर इन द फूड चेन, इनको क्या चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, इसलिए दे आर लेसर इन नंबर। बस एनर्जी कम है तो ज़्यादा खाना चाहिए, therefore they are lesser in number। तो इसलिए हायर इन द ऑर्गेनिज्म द फूड चेन, ज़्यादा खाना चाहिए इसको सर्वाइव करने के लिए, कम एनर्जी जा रही है, ठीक है, 10% मील की वजह से, इसलिए ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन के चांसेस है, बायो एक्यूमुलेशन के चांसेस हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, पेस्टिसाइड्स इन फूड एंड लीड इन लिपस्टिक एंड मैगी में क्या है, लेड, क्या है, मरकरी, आर्सेनिक इन वाटर बॉडी एंड इंडोसल्फान कंट्रोवर्सी। बर्निंटा टू जयपुर चलती है कैंसनट्रेट पेस्टिसाइड इन फूड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम है, ठीक है, ह्यूमन को नुकसान होता है जब 100 ग्राम पहुंच जाए तो लीथल होता है। जैसे 1 ग्राम है हर एक प्लांट में, तो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन गोट खाएगी, और गोट में सपोज 5 ग्राम हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है, ये जो पेस्टिसाइड होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल नहीं होते तो टॉयलेट में नहीं निकलते, इसलिए एक्यूमुलेट होते रहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन वाटर सॉल्युबल। ह्यूमन ने सपोज 5 गोट खाई, 3 गोट खाई, तो ह्यूमन के 15 ग्राम हो गया, तो इसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। और बायो मैग्निफिकेशन दूसरी बायो एक्यूमुलेशन, मतलब गोट में क्या हो रहा है, गोट खाते जा रही है, बढ़ता जा रहा है, बायो गोट में ही एक्यूमुलेट है। बायो मैग्निफिकेशन जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है टॉक्सिसिटी। सो एंडोसल्फान कंट्रोवर्सी, इंडिया चाइना में बैन नहीं है, लेकिन ये सब इससे क्या रहा है, बच्चों डिफॉर्म हो रहे हैं, हाथ पैर नहीं हो रहे, कभी ब्रेन नहीं है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है एंडोसल्फान कंट्रोवर्सी। तो केरला में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नाइट्रेट पोल्यूशन है, आर्सेनिक पोल्यूशन है, यूरेनियम पोल्यूशन है छोटा नागपुर प्लेटू में, बिकॉज ऑफ माइनिंग ऑफ यूरेनियम। तो बायो एक्यूमुलेशन है प्रोसेस बाई विच पॉल्यूटेंट एंटर द फूड चेन एंड द टेंडेंसी बाई दैट पॉल्यूटेंट मैग्नीफाई होता है, ऐसा बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। एंटर करना एक्यूमुलेशन और मैग्नीफाई करना और ज़्यादा बढ़ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन द पॉल्यूटेंट व्हेन इट मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक चेन, इसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जो कमर्शियल है, जो एग्रीकल्चर होता है उसमें डीप टिलेज होता है, उससे क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए होता है। तो डीप टिलेज से क्या होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर चाहिए,
और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रीवेट हो रही है बिकॉज ऑफ द मोनोकल्चर। सो बायो एक्यूमुलेंट जैसे फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हैवी मेटल जैसे लेड, आर्सेनिक, इंडोर हमें अपने घर में मिलते हैं। So these are found in heavy metals, is lead and arsenic, and biochemical like formaldehyde and carbon monoxide found in indoor air pollution. Formaldehyde कंट्रोवर्सी में चल रहा है बिकॉज फिश प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है इससे बायोक्यूमुलेशन होता है। पेस्टिसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड में फर्टिलाइजर से नहीं होता। फर्टिलाइजर हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हमने क्या किया है, हमने जानवरों को वहाँ पे जो इंसेक्ट्स को मार दिया, इंसेक्ट को मार दिया तो और ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ता है। तो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो वीड्स बढ़ते हैं, वीड्स को मारने के लिए हमें वीडिसाइड डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर से एक्यूमुलेशन नहीं होता लेकिन और अलग प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम। इसलिए इसका मतलब है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज करोगे तो क्या होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेंगे और सॉइल का स्ट्रक्चर भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए जीरो टिलेज इज सॉल्यूशन। सो बायो एक्यूमुलेंट्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड इन द फूड चेन। तो अब फूड चेन में अपवर्ड मूव करते जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या है, बायो एक्यूमुलेंट्स, लेकिन फर्टिलाइजर नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो इसलिए इनकी लॉन्गर लाइफ होती है, और नॉन सॉल्युबल होते हैं वाटर में तो इसलिए यूरिन और एक्सक्रीटा से नहीं निकलते हैं। तो ज़्यादातर ये बायोक्यूमुलेंट्स लिपोजेनिक होते हैं, मीन्स दीज आर फैट सॉल्युबल। इसलिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम द मदर मिल्क से इन्फेंट में। और मीट ईटिंग और जो मीट ईटिंग पॉपुलेशन है उसमें ट्रांसफर इन द मीट एंड फिश ईटिंग पॉपुलेशन। तो मीना वाटर डिसीज होता है बिकॉज ऑफ मर्करी पॉइजनिंग। सो मीना वाटर डिसीज होता है, ये अटैक करता है नर्वस सिस्टम को। मीना वाटर डिसीज किससे? मरकरी की वजह से, मरकरी एक्यूमुलेशन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ब्लाइंडनेस हो जाती है, हियरिंग एंड स्पीच में प्रॉब्लम होती है, एंड जनरल मसल वीकनेस। सो प्लास्टिक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन 21%, they are directly responsible for 21 increase in population, 21% increase in cancer, directly increase was responsible for 21% increase in cancer. Plastic mainly polyethylene and polyvinyl chloride, polyethylene polyvinyl chloride। थिक बॉटल से पीना चाहिए पानी क्योंकि उसमें कम चांसेस है कि आपके बॉडी में प्लास्टिक जाएगा। सो इसलिए इसको रिप्लेस करना चाहिए पॉलीइथिलीन टेराफेथलेट, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन और पॉलीइथिलीन टेराफेथलेट। लेकिन जो ये टेरिपैथिलीन हम जो बॉटल पे पी लें ये नॉन रेजिस्टेंट होती है और हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंट नहीं होती है। तो इसलिए फोकस है बायोप्लास्टिक्स पे, सब फोकस है ना बायोप्लास्टिक्स। इसलिए प्लास्टिक को टिफिन और इन सब में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पूरी प्लास्टिक को बैन नहीं कर सकते, प्लास्टिक इज़ अ नीड, तो हमें थिन प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। तो इसलिए बायोप्लास्टिक पे फोकस है, जस्ट जो क्या होते हैं बायो मटीरियल से बने, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, एंड फेदर हो गए किसी बर्ड के, फॉर एग्जाम्पल चिकन के फेदर हो गए, एंड फूड जैसे चिप, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, इन सब से बने हैं, तो दीज आर बायोप्लास्टिक्स। तो बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं बिकॉज दे कैन बी ब्रोकन डाउन। तो इसकी स्मॉल फुटप्रिंट है और स्मॉल कम पॉल्यूशन करते हैं, ऊपर से बायो एक्यूमुलेशन नहीं होता बायोप्लास्टिक्स में। तो यूरोपियन यूनियन बैन करिए बिस्फेनॉल ए और पीपीए बैन कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। पीवीसी तो बहुत पहले बैन कर दिया।